हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है और किसी भी तत्व के संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, आप सभी को ये पॉइंट जरूर समझ में आने वाले हैं। और यदि आप इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो आपको रासायनिक सूत्र बनाना भी बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी तत्व है अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक प्राप्त करने के लिए, यानी कि कोई भी तत्व अपने सबसे बाहर के कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे तत्व को दे देता है, या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, वही उस तत्व की संयोजकता या संयोजन शक्ति कहलाती है। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश क्या होता है दोस्तों? वैसे तो मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें सब कुछ बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, किसी भी तत्व के सबसे बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप पहले वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो बाह्यतम कोश होता है, ये बाह्यतम कोश क्या होता है? कोई भी जो तत्व होता है उसके सबसे बाहर का कोश होता है। तो कोश 4 प्रकार के होते हैं। कोई भी जो तत्व होता है उसमें 4 कोश होते हैं। सबसे अंदर का जो कोश होता है उसको कहते हैं के। क्या कहते हैं? के से बाहर रहता है एल, एल से बाहर एम, एन से बाहर एन रहता है। तो ये 4 कोश रहते हैं किसी भी तत्व में। अब ये जो कोश होते हैं इनमें उपकोश पाए जाते हैं। जैसे जो के कोश होता है इसमें 1s उपकोश होता है। एल जो कोश होता है इसमें 2s और 2p उपकोश रहता है। एम जो होता है इसमें 3s, 3p और 3d उपकोश रहता है। और एन जो होता है इसमें 4s, 4p, 4d और 4f उपकोश रहते हैं। अब जैसे देखिए, बोरोन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 5 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p1। तो अगर हमसे पूछे कि इसका बाह्यतम कोश कौन सा होगा, तो इसमें एक तो आ रहा है 1s और एक आ रहा है 2s और 2p आ रहा है। तो 1s जो होता है ये क्या है? के कोश में आता है, और के कोश क्या है? सबसे अंदर का है। इसके बाद 2s और 2p आ रहा है जो कि के बाहर वाले कोश यानी कि एल में आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी उपकोश नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? सबसे बाहर का हो जाएगा ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 1 3। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बोरोन में सबसे बाहर के कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। जो ऑक्सीजन होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। कितना होता है? 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p4। तो 1s जो होता है ये सबसे अंदर के कोश में, के कोश में रहता है। 2s और 2p के बाहर वाले एल कोश में रहते हैं, और इससे बाहर कोई भी उपकोश नहीं आ रहा है। तो जो 2s और 2p है यही क्या हो जाएगा? सबसे बाहर का कोश हो जाएगा। तो इनमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या हो जाएंगे? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 4 और 2 6। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये बाह्यतम कोश आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कोई भी जो तत्व होता है वो अष्टक प्राप्त करना चाहता है, यानी कि अपने सबसे बाहर के कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। क्यों 8 इलेक्ट्रॉन क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके तत्व स्थायी हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। जिस तरीके से जो महिला पुरुष होते हैं या फिर जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ताकि उनको एक स्टेबल जॉब मिल सके। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने बाह्यतम कोश में अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। और जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होता है, बिल्कुल किसी भी तत्व के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए, अक्रिय गैस का नाम तो आपने सुना होगा जो कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल के वर्ग नंबर 18 में आती है। तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, ये क्या है? अक्रिय गैस होती है। हीलियम जो होती है ये तो एक आप अपवाद स्वरूप मान सकते हो कि इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी इसका स्थायी विन्यास होता है। लेकिन हीलियम के अतिरिक्त जो भी अक्रिय गैस है, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, इन सभी के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। देख सकते हैं आप, इसके बाह्यतम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये रहा बाह्यतम कोश, तो इसके बाह्यतम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए क्या है? बिल्कुल ये स्टेबल होते हैं। तो हीलियम जो होता है ये तो एक अपवाद स्वरूप आप मान सकते हो कि इसके बाहर के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है? ये स्टेबल होता है। लेकिन हीलियम के अलावा जो भी गैसें हैं अक्रिय गैस, उन सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस कारण क्या रहता है? अक्रिय
अक्रिय रहता है, यानी कि किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करता है, किसी भी तत्व के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, किसी भी तत्व को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता है। तो जैसे नियोन है, तो आप कभी भी Ne2O नियोन का ऑक्साइड कभी भी बनते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि नियोन जो होता है ये अक्रिय रहता है ना, ये इलेक्ट्रॉन ना तो देता है किसी को और ना ही लेता है, ठीक है। तो सभी तत्व जो है आवर्त सारणी के, वो भी ये कहते हैं कि हमको भी अक्रिय गैस बनना है, अक्रिय गैस के जैसे ही हमको भी अपने बाहर के कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने हैं और हमको भी स्टेबल होना है, ठीक है। इसलिए तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे की तरफ, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो इसमें क्या क्या है, CaO है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO। इसको हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, ठीक है। तो इसमें 4s जो है ये सबसे बाहर का कोश है और इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे हीलियम के में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन दोस्तों हीलियम जो होता है ये थोड़ा कम स्थायी होता है, इसलिए कोई भी तत्व जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेगा। इसलिए कैल्शियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन जो होता है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कैल्शियम भी क्या कर चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो, और ऑक्सीजन भी क्या चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम के पास कितने, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन कहता है कि कैल्शियम भैया आप अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, ताकि मेरे पास क्या हो जाएगा, अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो कैल्शियम यदि 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाह्यतम कोश में। और कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कैल्शियम के बाह्यतम कोश में भी कितने शेष रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएंगे। इस तरह कैल्शियम के पास भी बाह्यतम कोश आ जाएगा और ऑक्सीजन का अष्टक भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको, ऑक्सीजन को। तो कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन दे देता है वही क्या हो जाती है, उसकी संयोजकता हो जाती है। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है इसने अष्टक पूरा करने के लिए कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैल्शियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन को दे देता है, तो इसके पास भी अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन वाला बाह्यतम कोश आ जाता है कैल्शियम के पास, और ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरीके से जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो उसको हम लिख देते हैं। तो कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन देता है अष्टक पूरा करने के लिए, और जितने इलेक्ट्रॉन लेता है वो इसकी क्या हो जाती है, संयोजकता हो जाती है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, मैं आप सभी कुछ तत्वों की संयोजकता भी निकाल कर बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसको हम नमक भी कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में 2 तत्व आ रहे हैं, एक तो आता है सोडियम Na, ठीक है, एक आ रहा है क्लोरीन, ठीक है। तो सोडियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। और क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो अगर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन निकाले तो सोडियम जो होता है इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, कितना रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। और क्लोरीन जो रहता है इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अब ये दोनों ऐसा क्या करें जिससे दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो क्लोरीन जो होता है ये कहता है कि भैया सोडियम आपके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, यदि आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मेरे आपके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि आपको सबसे बाहर का कोश प्राप्त हो जाएगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और आप स्टेबल हो जाओगे। और मैं यदि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लूंगा तो मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ग्रहण करते ही 8 हो जाएंगी। इस तरीके से आपके पास भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और मेरा भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। आप भी खुश, मैं भी खुश, आप भी स्टेबल, मैं भी स्टेबल। इस तरीके से कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन लेता है और जितने इलेक्ट्रॉन देता है वो इसकी क्या हो जाती है, संयोजकता हो जाती है। यहाँ पर सोडियम ने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए सोडियम और क्लोरीन की संयोजकता कितनी कितनी हो जाएगी, 1-1 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ तत्वों की संयोजकता निकालना भी बताऊंगा, उससे पहले
आपके माइंड में जरूर एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि जो ऑक्सीजन है इसके बाध्यम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कैल्शियम के बाध्यम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपको बताया कि कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा कर लेता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन को कैल्शियम को दे दे ताकि कैल्शियम अपना अष्टक पूरा कर ले। तो कोई भी तत्व क्या करता है, वो कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। मान लीजिए कोई भी आपके दो दोस्त है, उनके पास 100 रुपए है, एक दोस्त के पास 90 रुपए है और एक दोस्त के पास 10 रुपए है। अब उनको 100 रुपए की कोई चीज खरीदनी है, तो जिस दोस्त के पास 10 रुपए है वो 90 रुपए वाले से कह रहा है कि भैया आप अपने 90 रुपए मेरे को दे दो ताकि मैं 100 रुपए की कोई चीज खरीद लूंगा। जबकि 90 रुपए वाले कह रहा है यार तेरे पास तो 10 ही रुपए है, 10 रुपए मात्र, 10 रुपए मेरे को दे दे, मैं 100 रुपए की चीज खरीद लूंगा। तो यहाँ पर 90 रुपए वाले के लिए अपने 90 रुपए देना ज्यादा कठिन होगा बजाय 10 रुपए लेने के, ठीक है। तो कोई भी तत्व ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बजाय कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है, अपना अष्टक पूर्ण करता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना अधिक कठिन होता है बजाय कम इलेक्ट्रॉन लेने के। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ तत्व हैं जिनकी हम क्या करेंगे, संयोजकता ज्ञात करेंगे। जैसे नाइट्रोजन होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा। तो ये क्या करेगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या फिर इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं बजाय 3 इलेक्ट्रॉनों के, तो ये क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन आसान होते हैं इसको ग्रहण करने के लिए, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस तरह इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब जैसे कार्बन होता है तो इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना, 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। अब इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सबसे बाहर का होता है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी तत्व से ले लेगा या फिर उसके साथ साझा कर लेगा। जैसे एक एग्जांपल होता है CH4 का, तो इसमें जो कार्बन होता है वो चारों हाइड्रोजनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इस तरीके से जो कार्बन होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा। इस तरीके से कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसके बाद है एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सबसे अंदर का जो कोष होता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एल में कितने हैं 8, एम में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तत्व क्या करेगा बताओ, ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन देगा। 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए बहुत ज्यादा कठिन होगा बजाय 3 इलेक्ट्रॉन लेने के, इसलिए ये तत्व क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। और कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एल्यूमिनियम की 3 हो जाएगी, है ना। और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही इसके पास अष्टक वाला बाह्यतम कोष आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इस तरीके से एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। एक और लास्ट है मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे इसके पास अष्टक वाला बाह्यतम कोष आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नीशियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज्यादा कठिन होगा बजाय 2 इलेक्ट्रॉन देने के, इसलिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन देता है वो इसकी क्या हो जाती है, संयोजकता हो जाती है। मैं यहाँ को एक और बात बताना भूल गया कि जो भी तत्व होते हैं, जैसे मैंने आपको अक्रिय गैस बताई थी ना, हीलियम, ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, तो हीलियम को छोड़कर जितनी भी गैसें होती है उनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता शून्य होती है। क्या होती है, संयोजकता शून्य होती है। वो किसी भी तत्व के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। और जितने भी ये तत्व होते हैं ना जिनके अष्टक पूरे नहीं होते वही क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जितने भी सूत्र होते हैं जैसे आपका MgCl2 हो गया, है ना, Na2 हो गया, जितने भी सूत्र होते हैं वो इसलिए बनते हैं ताकि उनकी अष्टक पूरा हो सके और वो स्टेबल हो सके। तो कैसा लगा दोस्तों आप सभी को ये वीडियो, एक बार लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना और क्या कमी रह गई इसके बारे में एक बार कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियोस में।